नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत से होने वाले इलीगल माइग्रेशन के बारे में। देखिए रीजन क्या है इसके पीछे। दरअसल अभी हाल ही में मानव तस्करी का संदेह होने की स्थिति में एक चार्टर विमान को फ्रांस से भारत भेज दिया गया जिसमें 276 भारतीय मौजूद थे। हालांकि संदेह की स्थिति में जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो यह थी कि इन सभी लोगों के अंदर 11 नाबालिग थे जिनके साथ कोई भी वयस्क व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब वहां के अधिकारियों को इस पूरे मामले पर संदेह हुआ तो अब उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लिए जाने के बाद 276 भारतीयों से लदी हुई इस विमान को भारत के लिए रवाना कर दिया। बाकी की कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन यह पूरा मामला हमारे लिए बहुत खास आयामों को लिए हुए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सब बातों को समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न को समझ लें, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न हो सकता है कि प्री में पूछ ले, नहीं पूछेगा तो मेंस के लिए चीजें बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, तो आंसर पता है तो सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये बहुत सरल सा प्रश्न है आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह जो विमान था यह विमान फुजैरह यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से जा रहा था मानागुआ, यानी कि मुख्य रूप से निकारागुआ के अंदर मानागुआ जा रहा था। हालांकि इसका सफर अच्छा खासा था, बट बीच में जरूरत थी इसको रिफिल कराने की। तो रिफिल कराने के लिए यह जो प्लेन था इसको उतारा गया था फ्रांस के वर्टी हवाई अड्डे पर। इसी दौरान यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे उनको चीजों को लेकर संदेह हुआ। अगर इस पूरे विमान में मौजूद लोगों की हम बात करें तो कुल संख्या 330 थी। 330 भारतीय इसमें मौजूद थे, 11 नाबालिग थे, उनके साथ एक भी वयस्क मौजूद नहीं था। जहां पर संदेह हुआ, संदेह के बाद मुख्य रूप से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि यह लोग एक बड़ी मानव तस्करी के अंदर इन्वॉल्व थे। पर इंक्वायरी चल रही है क्योंकि कारण अभी अज्ञात है कि एक विमान इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को लेकर के निकारागुआ जा क्यों रहा था। चीजों को समझते हैं तो एक खास पहलू उसमें यह भी निकल के आता है कि दरअसल जो निकारागुआ है यह मध्य अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा देश है और इस बहुत छोटे से देश का फायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा में बसने के लिए। देखिए अब जब कभी भी आप लोग इंडिया से डायरेक्ट अमेरिका जाना चाहें या फिर कनाडा जाना चाहें तो एक प्रॉपर रीजन आपके पास में होना चाहिए। जनरली लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए आता है, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड हो। उनको अलाउ जल्दी भी कर दिया था। कुछ लोग का होता है कि ठीक है जर्नली जाना है या बसने के लिए वहां जाना चाहते हैं, तब बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। वीजा नहीं मिलता लोगों को जल्दी, वीजा अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने डंकी फिल्म तो देखी होगी, शाहरुख खान की आई है, उसमें बहुत सारे कारण ऐसे दिखाए कि लोग जाना चाहते हैं दूसरे देश में बसने के लिए, पर जो वैध मार्ग है वह उनको नहीं पर्याप्त पाता कि आपको आना चाहिए, तो वीजा नहीं लगता। तो लोग क्या करते हैं कि लोग गलत गलत रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। गलत रास्तों में से ही एक रास्ता यह भी है कि आप जिस देश में जाना चाहते हैं आपको उस देश का वीजा नहीं मिल रहा। कोई समस्या नहीं है, आपने क्या करना है, आपने उसके पास में कोई एक छोटा सा देश ढूंढ लेना है जहां पर आपको लगता है कि वीजा इजीली मिल जाएगा या जहां आप आराम से पहुंच सकते हैं। बस उसका कुछ नहीं करना, धीरे 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 करके फिर घुसपैठ शुरू कर देनी है। और जैसे कि जनरली यहां होता भी है, हम देखते हैं कि सेंट्रल अमेरिका वाले इस क्षेत्र से आप भूमि से मैक्सिको होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि मैक्सिको से ऑलरेडी ना यूएस बहुत ज्यादा परेशान है। यहां पर इन्होंने बाउंड्री भी बनाई हुई है, बाड़े लगाते हैं और अलग अलग योजनाएं चल रही हैं कि इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए। पर उस सब के बावजूद आंकड़े यह भी बताते हैं कि मैक्सिको से हर साल एक बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में घुस रहे हैं इलीगली और वहां पर बस रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यह सभी चीजें चल रही है। अभी वर्तमान में इन सभी लोगों को निकारागुआ ले जाने का प्रमुख कारण भी यही माना जा रहा है कि या तो ये लोग यहां से होते हुए मैक्सिको के माध्यम से यूएस जाएंगे और इनमें मन हुआ तो कनाडा भी जा सकते हैं। और दोनों ही देश ऐसे हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में आज भारतीय निवास कर रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो इस पूरी घटना के दौरान क्या हुआ, जब ऑफिसर्स को संदेह हुआ और उन्होंने विमान को चेक किया तो इसमें कुल 303 यात्री मौजूद थे भारतीय। लेकिन 303 भारतीयों को जब सूचना दी गई कि देखिए चीजों पर हमें संदेह है, अभी हम लोग इस विमान को आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते, चीजें गड़बड़ है, आप सभी लोगों को वापस भारत भेजा जाएगा। तो इस दौरान विमान में मौजूद 25 लोग जो थे वह इस मामले में असहमत रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम भारत नहीं जाना चाहते, आपका जहां मन करे हमें भेज दो या हमें फ्रांस में ही रख लो। तो इस पूरी स्थिति के कारण क्या हुआ है कि 25 यात्रियों को फ्रांस में ही रोक दिया गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें यहीं पे आप असाइलम दे दो। असाइलम का मतलब है कि आपको शरण दे दी जाएगी, पर शरण के लिए कोई वाजिब कारण होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा कारण माना जाता है कि आपको अपने देश से संकट है,
आपका देश आपकी जान लेना चाहता है। अगर आप ऐसा कारण बताते हैं तो ऐसी स्थिति में असाइलम जल्दी मिल जाता है, अदरवाइज चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इसी को आधार बनाते हैं और दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इतना कह दिया ना कि भारत के अंदर आपकी जान को खतरा है, आप वहां जाके बस तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भारत में वापस आने का सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आपको दोबारा वीजा नहीं देगी। और ये बात देखो सदा सर्वदा सत्य रही है, इतिहास चली आ रही है। आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने खुद देखे कि विदेशों में जाना चाहते हैं, पर अपना देश देखो अपना ही होता है। और ये बात सभी के लिए समझनी जरूरी है कि अगर कोई भी पत्ता पेड़ से अलग होता है तो उसकी वैल्यू वहीं खत्म हो जाती है। और कोई दूसरे देश में आके करेगा क्या? हो सकता है कि आप थोड़ा सा अच्छा कमा लें, पर अपनों से दूर, परिवार से दूर, अपने देश की मिट्टी से दूर, सभी चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है। और कभी भी कोई दूसरे देश, उसके जो नागरिक होते हैं ना, आपको पूर्ण रूप से कभी नहीं स्वीकारेंगे, आपके लिए हमेशा हीन भावना ही रखेंगे। यह भी एक मन में लगता है कि हाँ गलत है, चीजें बहुत ज्यादा ये है आपको प्रताड़ित करती हैं, शोषित करती हैं, लेकिन यह सत्य भी है। ठीक है, तो इस दौरान इन 25 लोगों ने फ्रांस की गवर्नमेंट से, वहां के ऑफिसर से ही कहा कि आप हमें असाइलम दीजिए, हमें यहीं रख लीजिए। और उसके बाद फिर इनकी बात मानी भी गई, उनको फिर एक सेपरेट जगह पर इस समय स्थानांतरित कर दिया गया है। इनका जो भी प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस के बाद फिर देखा जाएगा कि हाँ इनको असाइलम दिया जाना चाहिए या नहीं। पर समस्या बहुत अधिक गंभीर है इलीगल माइग्रेशन की आज के समय में। ठीक है, अब फ्रांस में ही शरण क्यों? हमने एक बात नोटिस करी कि 25 लोगों ने इस दौरान यह कह दिया कि आप हमें फ्रांस में ही शरण दे दीजिए। क्यों देना चाहते थे फ्रांस में शरण? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। अगर हम फ्रांस की असाइलम पॉलिसी को समझे तो फ्रांस के अंदर एक खास बात यह है कि जितने दिनों तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, आपने असाइलम की मांग की, गवर्नमेंट को यह भी लगने लगा या कार्रवाई चल रही है, सुनवाई हो रही है, इस दौरान आप क्या है कि एक नए देश में अनजान है, आप किसी को नहीं जानते। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जितने भी दिन आपके पंजीकरण प्रोसेस को होने में लगेंगे, इस पूरी अवधि के दौरान आपको हर महीने 300 यूरो दिए जाएंगे। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ्री फोकट में एक दूसरे देश में पहुंच गए और वहां पहुंच करके आपने सिर्फ असाइलम मांगा है। उस असाइलम के प्रोसेस को कंप्लीट होने में अब जितने भी दिन लगेंगे ना, हर महीने आपको फ्रांस की गवर्नमेंट 300 यूरो देगी। तो करना क्या है, दूसरे देश में तो पहुंच गए, नया देश मिल गया, गोरों के बीच रह रहे हो, और उसी बीच आपको एक यह खास स्थिति मिल गई कि भाई 300 यूरो खर्च करो महीने में बिना किसी चिंता के। इसके अलावा अगर हम खास स्थिति को समझे तो पता लगता है कि फ्रांस के अंदर आवास योजना चल रही है। यह आवास योजना खास तौर पे असाइलम वाले लोगों के लिए ही है। जब आप चीजों के रजिस्ट्रेशन में जुड़े होते हैं और आपका प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपका नाम यहां भी पहुंच जाएगा। और यहां पर नाम पहुंचने का मतलब यह है कि आपको बहुत सस्ते में और अच्छा खासा आवास मिल जाएगा, जहां आप अपना पंजीकरण प्रोसेस पूरा होने तक समय बिता सकते हैं, चाहे आप परिवार के साथ हो या आप अकेले हो, आराम से रहिए। मतलब फ्रांस सरकार ने आपको सहूलियत बहुत ज्यादा दे रही है, आराम ज्यादा दे रही है, और आराम की स्थिति में ही आप पूरे लाभ उठा रहे हैं और चीजों का मजा ले रहे हैं। यहां पर फूड बैंक्स भी हैं। आपको सस्ता भोजन चाहिए तो यह भी मिलेगा। पहली बात तो आपको पैसे ही फ्री मिल गए हैं, सरकार फ्री फोकट आपको पैसा दे रही है, हर महीने जितने दिन प्रोसेस चलेगा, और इस दौरान आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा। इसी के साथ साथ फ्रांस की गवर्नमेंट यह भी मानती है कि आपकी जगह बदली है, देश बदला है, तो आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाएगा। आपको एक फ्री में स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपके सामाजिक सुरक्षा लाभ भी सुनिश्चित करेगी। मतलब आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा लाभ दे रही है। इसकी जो पॉलिसी बहुत ज्यादा उदार है, और जितने लोग इन चीजों को जानते हैं वो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं फ्रांस की गवर्नमेंट का, जिस वजह से एक अच्छी संख्या इलीगल माइग्रेंट्स की यहां पहुंच रही है। और सिर्फ इनको इतना कहना होता है कि देश से खतरा है या इस स्थिति से खतरा है, और पहुंच जाते हैं फ्रांस में रहने के लिए। हालांकि फ्रांस सरकार ने अभी इन चीजों को सोचा समझा जाना और अपनी इस पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करने का निर्णय लिया है। अब फ्रांस सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गैर यूरोपीय संघ का है, यानी कि आप यूरोपियन यूनियन के नागरिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो सामाजिक कल्याण लाभ है, अब आपको उसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप पिछले 30 महीने से वहां पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। यदि आप 30 महीने से काम नहीं कर रहे थे तो अब आपको 5 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सामाजिक कल्याण का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अवैध प्रवासियों को सरकार ने अब वित्त पोषित चिकित्सा देखभाल तक असीमित भी कर दिया है। यह एक खास लाभ है कि अब आपको हेल्थ के मामले में यहाँ पर कुछ खास चीजें मिल जाएंगी चिकित्सा देखभाल के लिए, जिसका लाभ आप उठा सकते हो। लेकिन अगर कहीं भी इस दौरान गतिविधि में सरकार को ऐसा महसूस होता है कि आप फ्रांस के लिए या फ्रांस के नागरिकों के लिए खतरा है, तो आपको उठा लिया जाएगा और डाल दिया जाएगा निवारक हिरासत में। और इस दौरान कार्रवाई चलेगी, कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, नहीं पता। हो सकता है कि आपको 25 की उम्र में पकड़ा जाए निवारक हिरासत में, उसके बाद आपकी कार्रवाई लंबी चल रही है, क्योंकि आप इलीगली गए हैं, आपके देश को नहीं पता कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गए हैं, चीजें क्या है, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई। और इस दौरान मान लीजिए ऐसा कोई भी खतरा माना जाता है, आपके पास कार्रवाई चल रही है, तो आपके लिए और समस्या हो सकती है।
ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट अब यह भी चेंज कर रही है कि अगर आने वाले समय में कोई व्यक्ति दूसरे देश से आ गया है और उसने वहां पर बच्चे को जन्म दे दिया, तो अब उस बच्चे को स्वतः रूप से फ्रांस की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर उस बच्चे को फ्रांस की नागरिकता लेनी होगी तो 16 वर्ष तक इंतजार करना होगा। जब 16 वर्ष की आयु का होगा तो वह अप्लाई करेगा, और उसके बावजूद भी अगर कहीं भी खतरा लगता है तो तुरंत चीजों को रद्द भी कर दिया जाएगा। मतलब आप दूसरे देश में जा रहे हैं लेकिन अपनापन कहीं नहीं है। पता नहीं लोग क्यों ही चीजों को प्रेफर बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कोई अपनापन नहीं है, कोई लाभ नहीं है, जिंदगी बितानी पड़ेगी हीन भावनाओं के साथ में और अनेक समस्याएं होंगी, यह भी क्लियर है। हालांकि फ्रांसी गवर्नमेंट ने एक खास मामला यहां पर सुनिश्चित किया है अपने नए कानूनों में कि हम लोग एक खास परमिट बनाएंगे। यह परमिट रहेगा आतिथ्य लोगों के लिए, यानी कि अगर आप गेस्ट के रूप में आते हैं, निर्माण कार्यों से जुड़ने के लिए आते हैं, खेती कार्यों से जुड़ने आते हैं, और ऐसा कोई और कार्य भी है, अगर आप ऐसे किसी कार्य को करने के लिए फ्रांस में जाते हैं तो आपको इस पूरे कार्य के लिए एक खास परमिट इशू किया जाएगा, जिसमें बहुत अधिक परेशानी आप लोग को नहीं होगी। फ्रांस से संबंध तो ठीक है, इमैनुअल मैक्रो साहब को भी हम लोग अभी बुला ही रहे हैं ना अपने 2024 में गणतंत्र दिवस के लिए, तो संबंध तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हर देश की जिम्मेदारी है कि वह इलीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल करे। इतना माइग्रेशन होगा तो देश के अंदर संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो मूल रूप से देश के निवासी होते हैं, सदियों से वहां रह रहे होते हैं, दूसरे देश से लोग वहां आते हैं, बहुसंख्यक हो जाते हैं, और स्थानीय लोग वहां अल्पसंख्यक हो जाते हैं। उनके फिर अधिकारों का और उनके जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी का हनन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चीजों को कंट्रोल करे और व्यवस्थित रखे अपने देश के नागरिकों के लिए। अगर हम भारत से प्रवासन की स्थिति को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि 29 मिलियन एनआरआई और पीओआई लोग आज के समय में भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हर वर्ष लगभग 25 लाख लोग भारत छोड़ते हैं, और यह जो 25 लाख है यह दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है प्रवासियों की। ये आंकड़े लीगल हैं जो जा रहे हैं बाहर, ठीक है ना, ये लीगल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इलीगली जाते हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं हो पाता क्लियर, क्योंकि लोग रास्ते में मर जाते हैं या पहुंचने के बाद में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता, आपको खतरा मान लिया जाता है क्योंकि आप घुसपैठ कर रहे हैं। और होता ही ऐसी है, मान लीजिए आप रात को अपने घर में सो रहे हो और आपके घर में कोई व्यक्ति छत से आना चाहे या फिर आपके छज्जे से घुसना चाहे, तो क्या आप उस व्यक्ति को अच्छा मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। ये भी वही स्थिति है। अगर आप अच्छे होंगे तो दरवाजा नॉक करेंगे, आराम से आएंगे, लेकिन इस तरह से घुसना हर देश अपनी सुरक्षा के लिए खतरा भी मानता है, और उस दौरान आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी यह चीजें कभी क्लियर नहीं होती। तो बहुत सारे आंकड़े इलीगल माइग्रेशन को तो है ही नहीं, क्लियर नहीं होते, लेकिन एक आंकड़ा जो हमारे पास में भारतीय नागरिकता का है वह यह बताता है कि वर्ष 2022 में 1,83,741 लोगों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया था। इसी प्रकार स्थिति चल रही है, एक अच्छा खासा माइग्रेशन हो रहा है, लीगली भी हो रहा है, लोग दूसरे देश जाना प्रेफर करते हैं। जैसे कि आज के समय में हम स्थिति समझे दुनिया के अनेक देशों की, तो उसमें देखिए कनाडा और अमेरिका खास तौर पे बहुत ज्यादा आगे ही हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाकर बसना पसंद करते हैं, और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सऊदी, ईरान या इसके आसपास वाले क्षेत्र में काम करने के लिए जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बैंकॉक वगैरह जाकर के भी अच्छा खासा जीवन बिताना चाहते हैं। बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया भी जाना पसंद कर रहे हैं। यह वह मुख्य क्षेत्र है जहां पर भारतीय लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं। हाँ, अगर आपको लैंड टू लैंड अच्छा खासा इजीली इलीगल माइग्रेशन मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में तो आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत लोग प्रवास करने के लिए निकल पड़ते हैं। बट जब समुद्र पार करना हो तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, और इस दौरान अगर आपको किसी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद समस्याएं कुछ भी क्लियर नहीं है, कितनी हो जा सकती है। ठीक है, तो इस दौरान चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया में। अगर हम स्थिति को समझते तो माइग्रेशन के मामले में भारत सबसे आगे, हम पॉपुलेशन के मामले में भी आज सबसे आगे, माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भारत में अगर हम रह रहे हैं ना तो हमें एक अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, हमारी चीजें उन्नत नहीं होंगी, और हमारी चीजें उन्नत नहीं होंगी, चीजें नहीं सुधरेगी तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही कहानी चलेगी, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि अगर हम भारत से प्रवास करने वाले लोगों के अनेक कारणों को समझे, बहुत लोग यह कहते हैं कि बस हम चाहते हैं कि बेहतर आर्थिक अवसर मिले। लोग यह मानते हैं कि भारत में हमें अच्छा काम नहीं मिल रहा, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, हम नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, चलो दूसरे देश चलते हैं, वहां पर सब काम करेंगे। भाई दूसरे देश जाकर के सेटल होने में भी बहुत टाइम लगेगा, इतना ईजी नहीं है जितना ईजी लगता है। राजनीतिक उत्पीड़न, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह हमारा फेवर नहीं करती, हमारे राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज करती, चीज़ों को नहीं समझती। जैसे कि अभी आज के समय में देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो, हर गवर्नमेंट का विरोध होता है। बहुत सारे लोग आज के समय में भी कहते हैं कि स्वतंत्रता खतरे में है, अधिकार खतरे में है, या ये वाला समुदाय खतरे में है, इसके अधिकार खतरे में, होता है ना बात बहुत सारी। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से निकल पड़ते हैं कि चलो
इधर चलते हैं उधर चलते हैं। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन कंट्रीज प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश कंट्रीज प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम कंट्रीज प्रेफर करते हैं, इन्हीं सब कारणों से। इसके अलावा युद्ध, किसी एक खास क्षेत्र में युद्ध हो जाए, अब युद्ध के प्रभाव जो है लंबे रहते हैं। अब लोग सोचते हैं कि चीजें तुरंत ठीक हो जाए, नहीं हो रही है, छोड़ो, भागो, निकलो यहाँ से। यह सब चीजें भी होती हैं। बेहतर जीवन की गुणवत्ता, इसकी मांग के लिए भी लोग निकलते हैं, सोचते हैं कि चीजें सुधरेंगी। अच्छा जीवन स्तर बनाने के लिए लोग निकलते हैं। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, चीजें सुधर जाएंगी, चलो निकल पड़ते हैं आगे। अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। असीमित विश्वसनीय बुनियादी ढांचा, यानी कि हम करने नहीं सोचते हैं कि यूरोप हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे है, कनाडा हमसे आगे, मन में यही सब चीजें रहती हैं हम लोग के। और इन्हीं सभी चीजों को सोच करके हम सोचते हैं कि इनका जीवन कॉपी करेंगे, इनका लाइफस्टाइल कॉपी करेंगे, जैसे ये लोग रह रहे हैं वैसे ही हम भी रहना चाहते हैं, इनके अनुरूप ढल जाएंगे, इसी सोच में निकल पड़ते हैं। चलो जी, यही फॉलो करना है। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी चीजें प्रदूषित हो गई है, हवा प्रदूषित है, इसके साथ साथ में पानी प्रदूषित है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, कुछ भी हेल्दी नहीं है। चलो यूरोप पहुंच जाओगे, सी फूड खाने को मिलेगा, फ्रोज फूड खाने को मिलेगा, फ्रोजन फूड खाओगे कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट चीजें फ्रेश तो आ ही रही है। ठीक, बेहतर सर्वांगीण जीवन शैली और क्षेत्रीय समस्या एवं अधिकार। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में समस्या ज्यादा है, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर जैसा क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो चक्रवात तूफानों से प्रभावित हैं। तो इन्हीं सब चीजों की समस्याओं को लोग मानते हैं कि इन सभी चीजों को हमें फेस नहीं करना, जरूरी थोड़ी जो हमारे माँ बाप ने देखा, दादा दादी ने देखा, हम भी वही देखें। हम क्यों जिए इस अवस्था में, जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उड़ीसा छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ते, चलो दूसरे देश चलते हैं। पर समस्याएं जीवन में खत्म नहीं होती और जीवन ही समस्याओं का नाम है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सारी की सारी। तो यह बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं और इन्हीं कारणों के कारण निकल पड़ते हैं दूसरे देश की खोज में, नए अवसरों की खोज में, बेहतर जीवन की खोज में। ये सभी चीजें मेंस के लिए बहुत अच्छी है। चीजों को आप लोग करेक्ट करके रखिएगा, मेंस में पूछी जाए तो जरूर बताइएगा ताकि आपको अच्छे अंक मिले। हाँ, प्री में भी कुछ हो सकता है तो उस रूप में आंसर कॉमेंट करना ना भूलें। ठीक है, एक इजी सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। और सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल बेझिझके बाकी साथियों तक शेयर करना है और लाइक के बिना भी नहीं जाना है। हाँ, आंसर भी चाहिए होगा आपको तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं हम लोग कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।